Good evening, student. Myself, Kritika. I am lecturer at EC Department at Nehuchand Polytechnic College, Jalandhar. Before starting our lecture, I would like to give you some of the instructions under Mission 30. That is, wash your hands, maintain social distance, and use sanitizer also. And most important is wear masks. So, today we are going to discuss about our subject, that is electronic instrument and measurement. And the new chapter we will start today, that is voltage, current and resistance measurement. So first of all, we need to have the introduction of measuring instrument. What is measuring instrument? Measuring instruments are classified according to quantity measured by the instrument. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हमने उस तरह से क्लासीफाई किया है जिस तरह से वो किसी क्वांटिटी को, इंस्ट्रूमेंट की क्वांटिटी को मेजर कर सके, यानी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिवाइड करा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम उनको बोलते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स यूज होता है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम उसको बोलते हैं जहाँ पे फोर्स की बात करते हैं, और इलेक्ट्रोथर्मिक हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम हीटर की या हीटिंग एलिमेंट्स की बात करते हैं। अब बिफोर स्टार्टिंग दैट वी विल डिस्कस कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें अलग अलग तरह के फोर्सेस लगते हैं, या हम कह सकते हैं अलग अलग तरह के टॉर्क लगता है। तो वो किस तरह के मेन 3 टॉर्क हैं या फोर्स हैं, पहले हम वो समझेंगे। सबसे पहले जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, अब हम अगर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो हर इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास एक पॉइंटर लगा होता है जो कि मूव करता है हमारे इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग के अकॉर्डिंग। तो जो पॉइंटर है वो मूविंग सिस्टम है, यानी कि पॉइंटर जो है वो मूव करता है, तो वो एक मूविंग सिस्टम के साथ अटैच है और उस पर अलग अलग तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि एक पॉइंटर किस तरह से मूव करता है। सबसे पहले उस पर लगता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब है कि अगर हमारा एक ऐसा फोर्स पॉइंटर पे नहीं लगेगा तो पॉइंटर अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम क्या है? The deflection of any instrument is determined by the combined effect of deflecting torque or force or controlling force or torque and damping। ये 3 तरह के ही हमारे पास फोर्स हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है? A force causes the instrument movement to rotate from its zero position when instrument is connected in the circuit। अब जब हम एक इंस्ट्रूमेंट को, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को किसी सर्किट में लगाते हैं, किसी भी हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, चाहे हम एनालॉग मल्टीमीटर की बात कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। अब जो एनालॉग मल्टीमीटर है, अगर वो वोल्टेज को मेजर कर रहा है तो वो अपने पॉइंटर को मूव करना चाहिए उसका अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। जो भी उस सर्किट की वोल्टेज होगी उसके अकॉर्डिंग हमें रीडिंग जो है वो पॉइंटर शो करना चाहिए स्केल के ऊपर। अब वो किस तरह से होगी? अगर हमारा पॉइंटर 0 से मूव ही नहीं करेगा तो हमें किस तरह से रीडिंग पता लगेगी? अब पॉइंटर को 0 से मूव कराने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। नाम से ही हमें पता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब एक चीज अपनी पोजीशन को चेंज करती है, वहां से डिफ्लेक्ट करती है। अब जब वो 0 पोजीशन से डिफ्लेक्ट करेगा, दैट मीन्स वहां पे कौन सी फोर्स लग गई? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A force causes the instrument movement to rotate from its zero position। वो वाला फोर्स जो एक इंस्ट्रूमेंट की मूवमेंट को डिफाइन करता है कि वो 0 पोजीशन से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क का मतलब क्या है? एक ऐसा टॉर्क जो जब हमारा पॉइंटर मूव कर गया, अब 0 पोजीशन से हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा और हमारा पॉइंटर 0 से फर्दर मूव कर गया किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाने के लिए। अब जब वो पर्टिकुलर पोजीशन पे जाने के लिए मूव किया तो वो पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके रुकना भी चाहिए, वहां पे जाके उसका पॉइंटर अपने आप को कंट्रोल भी कर सके। तो वो वाला टॉर्क जो लगता है वो होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मल्टीमीटर है, सपोज वो एक इंस्ट्रूमेंट या एक सर्किट की वोल्टेज को मेजर कर रहा है जिसकी वोल्टेज रीडिंग है 5 वोल्ट। अब जब वो 0 से मूव करेगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगी।
अब वो 5 पे जाके रुकना भी चाहिए, ये तो नहीं कि वो 5 की जगह 6, 7, 10 तक या फुल डिफ्लेक्शन शो कर दे स्केल के ऊपर। तो एक पॉइंटर पे जाके, एक पॉइंट पे जाके वो रुकना भी चाहिए जहाँ पे उसकी एक्चुअल रीडिंग होगी। वो रुकेगा कैसे? कंट्रोलिंग टॉर्क से। अब हम इसको पढ़ते हैं। अब वो कंट्रोलिंग टॉर्क पे जाके एक पॉइंट पे जाके रुका थ्रू कंट्रोलिंग टॉर्क। दैट मीन्स कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपस में ऑपोजिट हो गए। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने उसको मूव करने के लिए कहा और कंट्रोलिंग टॉर्क ने उसको रुकने के लिए कहा, तो वो आपस में ऑपोजिट हो गए। सो द टॉर्क फोर्स मस्ट एक्ट इन ऑपोजिट सेंस टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से ऑपोजिटली काम करेगा एंड द मूवमेंट विल टेक अप एन इक्विलिब्रियम। जहाँ पे जाके हमारा टी यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा, वहाँ पे जाके हमारा पॉइंटर रुक जाएगा एक डेफिनेट पोजीशन पे। So, and the movement will take up an equilibrium or definite position when the deflecting and controlling torque are equal. जब वो आपस में TD और TC इक्वल हो गया, वहाँ पे जाके हमारा पॉइंटर रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट। अब हमारे पास जो तीसरे तरह का फोर्स है, ये टॉर्क है, उसको हम बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। अब देखो, जीरो से जब वो मूव किया तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा, यानी डिफ्लेक्शन होनी है तो जीरो से मूव करने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा। एक पॉइंट पे जाके उसको रोकने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क लगा। ठीक है, वहाँ पे जाके वो कंट्रोल करके उसको वहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके रोकेगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे, 5 वोल्ट पे जाके पॉइंटर रुक गया। अब जब 5 वोल्ट पे पॉइंटर रुका तो वो एकदम से नहीं रुकता, वो अपनी पोजीशन पे स्टेबल होने में टाइम लगाता है। यानी जो पॉइंटर है वो 5 से 4.9, 5.1, 4.9, 5.1 इस तरह से मूव करता जाएगा, यानी उसको स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसको स्टेबल करने में कौन हेल्प करता है? डैम्पिंग टॉर्क। ये क्या करेगा? ये एक हेल्प करेगा ताकि एक पॉइंटर जो हमारा है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके रुक जाए। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे। डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ मूविंग सिस्टम। ये भी ऑपोजिट लगा क्योंकि ये भी रोकने में हेल्प कर रहा है। दिस ब्रिंग द मूविंग सिस्टम एट रेस्ट एट द डिफ्लेक्टेड पोजीशन। अब वो 5 पे जाके डिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि वहाँ कंट्रोलिंग टॉर्क लगा हुआ है। अब वहाँ जाके जब वो डिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको एक पॉइंट पे जाके बिल्कुल रुक जाना है, स्टेबल हो जाना है, और वो स्टेबल करने में हेल्प कौन करता है? डैम्पिंग। So this brings the moving system at rest at the deflecting position reasonably quickly without any oscillation. Oscillation का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो जब हमारी नीडल मूव करती है, तो वो टू एंड फ्रो मूव करने की जगह हम उसको स्टेबल कर देते हैं 5 वोल्ट पे, एंड उस टॉर्क को हम, उस फोर्स को हम बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, और ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग, इन ये 3 टाइप्स की डैम्पिंग है। हम इतना वास्ट नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में जस्ट एक ओवरव्यू था। जैसे हम आगे इसका पढ़ेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर होता जाएगा कि ये तीनों फोर्स किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दो तरह के स्केल होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। जहाँ पे इक्वल इंटरवल्स होते हैं हम उसको लीनियर स्केल बोल देते हैं, जहाँ पे नॉन इक्वल इंटरवल्स होते हैं उसको हम नॉन लीनियर बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, आप डिफरेंस देखो इन सबके बीच में, 0 और 20, डिफरेंस इज 20, 20 और 40 के बीच में डिफरेंस 20, 40 और 60 के बीच में भी डिफरेंस 20, 60, 80 के बीच में भी डिफरेंस 20 एंड सो ऑन। तो ये हमारा हो गया एक लीनियर स्केल। और जब हम नॉन लीनियर स्केल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देखो, पहले इन दोनों के बीच में एक ही डिवीजन है, फिर 2 और 5 के बीच में 2 डिवीजन्स हैं, देन 5 और 8 के बीच में 3 डिवीजन्स हैं। तो ये हो गया नॉन लीनियर स्केल। अगर सबके बीच में एक ही डिवीजन होती तो हम इसको लीनियर स्केल बोलते, लेकिन यहाँ पे सबके बीच में डिवीजन्स वेरी कर रही हैं, तो ये हमारा नॉन लीनियर स्केल हो गया। क्लियर? अब हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कितने तरह के हैं। पहला आता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, देन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। हम पहले पढ़ेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यही आपके सिलेबस में है। ठीक है, और ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको मैं ये लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ईजिली जब अपनी बुक से आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है,
तो ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट किस तरह से काम करते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज आपको फोर्सेस के बारे में और स्केल के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर है। अगर कोई डाउट होगा तो हम क्वेश्चन आंसर राउंड में इसको क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।